हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए हाल ही में न्यू ईयर पे रिलीज हुई मल्टी स्टार का साउथ कोरियन मूवी अ ईयर मेडली की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में हमें कई सारी स्टोरीज बताई गई हैं एंड सभी स्टोरीज के कैरेक्टर अपनी अपनी कहानी में बहुत ही यूनिक है, लेकिन वो बाकी स्टोरी से भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड एक और बात, ये सब किसी न किसी तरह से एम्ब्रोस होटल से जुड़े हुए हैं। हमारी पहली कहानी होती है गैंग की, जो बहुत ही पॉपुलर आरजे होता है, और यही नहीं, इसके साथ वो सॉन्ग राइटर भी है और उन गानों को वो खुद ही गाया करता है। तो एक बार क्योंकि क्रिसमस बहुत पास था तो गैंग अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही मजेदार क्रिसमस के गाने गा रहा था एंड उसे दूर से देख प्राउड फील कर रहा होता है गैंग का सबसे अच्छा दोस्त का मैनेजर हुन। आज गैंग जो कुछ भी है उसमें हुन का बहुत ही बड़ा हाथ है। बंदा डे वन से गैंग के साथ है और उसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हुन ने अपना घर भी बेच दिया था। अगर गैंग का कोई सबसे ज्यादा ख्याल रखता है तो वो हुन ही है। यहाँ तक कि वो गैंग की पसंद नापसंद, खाने पीने का सबका ध्यान रखता है। एक दिन गैंग के एम्ब्रोस होटल में क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है तो हुन उसे बिल्डिंग के बाहर उसी फैंगल से बचाते हुए अपनी कार तक ले आता है। पर जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करता है कार चलती ही नहीं। सारे फैंस हुन पे चिल्लाने लगते हैं, तुम लोगों की कंपनी ही खराब है, तुम्हें अपने सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे वजह से गैंग को इस खटारा कार में इंतजार करना पड़ रहा है, तुम नई कार क्यों नहीं खरीद लेते। पर हुन फैंस की बातों को दिल पे नहीं लेता क्योंकि अब उसे इन सब की आदत हो गई थी। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और हुन गैंग को वहां से लेकर फौरन निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुजिन की कहानी को। सुजिन एम्ब्रोस होटल की मैनेजर होती है एंड एक दिन होटल के कॉरिडोर में वो फेमस फॉर्च्यून टेलर से मिलती है जो उसे उसके फ्यूचर के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि न्यू ईयर आते आते तक उसे एक बहुत ही खास प्रपोजल आने वाला है। सुजिन फॉर्च्यून टेलर की इस बात को सुन बिल्कुल दंग रह जाती है, लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटेड भी थी, ये सोच के आखिर उसे प्रपोज करने वाला कौन होगा। सुजिन के मन में एक ही नाम चल रहा होता है क्योंकि वो किसी को लाइक करती थी। फिर फॉर्च्यून टेलर एम्ब्रोस होटल से बाहर निकल रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात वहां के डोरमैन से होती है। और जब वो कार से वहां से निकल रहा था तो हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं एंड दैट इज कि डोरमैन का हाथ पकड़े एक लेडी खड़ी थी। ये उसे कार के साइड व्यू मिरर से दिखता है पर सामने से नहीं। उस रात सुजिन अपने कॉलेज टाइम के बैंडमेट से मिलने जाती है जिसपे कि उसका बेस्ट फ्रेंड हियो भी शामिल होता है। यही वो बंदा है जिसे सुजिन लाइक करती है। एक शॉट निपटाने के बाद उसके बाकी दोस्त कहते हैं, देखना अभी हमेशा की तरह घर चली जाएगी। सुजिन हमेशा बस एक शॉट लगा के घर चली जाती थी एंड उनकी बातें सुन वो थोड़ा ऑफेंड होती है और कहती है कि आज मैं घर नहीं जाने वाली। माना कि मेरा भाई हाई स्कूल में है बट अब वो इतना बड़ा तो हो चुका है कि घर पे अकेला रह सके। सारे हंसी मजाक के बाद यो सुजिन से कहता है कि एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। सुजिन ये सुन थोड़ी नर्वस हो गई थी पर उतनी एक्साइटेड भी। उसे लगता है यही मोमेंट है जो फॉर्च्यून टेलर की बात सच होने वाली है और यो उससे अपना प्यार कन्फेस कर देगा। बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। यो सुजिन को बताता है कि वो जल्दी शादी करने वाला है उसी होटल में जहाँ सुजिन काम करती है। एंड ये सुन वो बिल्कुल हैरान रह गई थी। वो हड़बड़ाते हुए पूछती है, शादी अचानक क्यों और किससे। ये उसे बताता है एक लड़की जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बाय प्रोफेशन पियानिस्ट है, उसका नाम है जू। पर मैं तुमसे पूछना चाहता था कि अगर तुम हमारी शादी में हमारे लिए गाना गा सको तो। एंड ये बात तो जैसे सुजिन की दुखती नस पे हाथ रखने जैसा था। अब उसे अपनी क्रश की शादी पे गाना गाना पड़ेगा। इसके बाद सुजिन बिल्कुल दिल टूटे आशिक की तरह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसे उस रात वही सोना पड़ता है। अगली सुबह यो उसे कैब तक लिफ्ट देता है एंड सुजिन अपने डिफेंस में कहती है, कल रात मैंने इतना शॉकिंग इसलिए रिएक्ट किया था क्योंकि कॉलेज के दौरान तो बैंड में किसी भी लड़की को भाव नहीं देते थे, इसकी वजह से वो बैंड छोड़ देती थी। तो हमेशा से ऐसे ही थे और तुम अचानक से सीधा शादी कर रहे हो, ये बात काफी सरप्राइजिंग है। यो कहता है कि उसी ने मुझे पहले प्रपोज किया था और मैंने सिंपली हाँ कर दिया। अब शादी की बाकी बातें मैं होटल आऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो उसे कैब में बैठा देता है और सुजिन तब ये सोच रही थी कि अगर मैंने थोड़ा सा करेज दिखाया होता तो शायद आज मैं जू की जगह होती। एंड तब उसे फॉर्च्यून टेलर की बातें झूठी लग रही थी। घर जाकर सुजिन ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसका भाई जिन उसे पकड़ लेता है। उसे पता था कि उसकी बैंड ड्रिंक होकर घर आई है, इसलिए वो उसे बिफोर हैंड ही हनी वाटर प्रिपेयर करके रख देता है। अब आते हैं जिन की कहानी पे। जिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसके 3 दोस्त होते हैं और तीनों का ही दिल स्कूल की पॉपुलर ब्यूटी यानी आ यंग पे फिदा होता है। तो एक दिन वो बास्केटबॉल कोर्ट में डिसाइड करते हैं इस क्रिसमस तीनों बारी बारी आ यंग को प्रपोज करेंगे एंड जिसका भी प्रपोजल उसने एक्सेप्ट किया बनती उसकी। पर जिन इस प्लान का हिस्सा नहीं बनता। अब बारी है एम्ब्रोस होटल के सीईओ की कहानी की जिसका नाम है ली। उसे एक अजीब तरीके का ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा ऑड नंबर्स का। ली को अपनी सारी चीजें ऑड नंबर्स में पसंद है, वाटर बॉटल्स इवन, रूम नंबर, फ्लोर नंबर, सब कुछ इवन। और उसकी इन जरूरतों का ख्याल रखती है एम्ब्रोस होटल की मेड रोज। एक बार रोज ली की कमरे की साफ सफाई करते हुए गा रही होती है, तभी रूम में एंट्री लेता है ली जो उसे गाना गाते हुए सुन लेता है।
पर कुछ कहता नहीं, बस वहाँ खड़ा रहता है। वैसे रोज का सपना था सिंगर बनना, बट फैमिली इश्यूज की वजह से वो अपने सपने को पीछे छोड़ इस होटल में कॉन्ट्रैक्चुअल मेट के तौर पर काम करती है। जब रोज का ध्यान वहाँ खड़े ली पे पड़ता है तो वो बहुत एम्बैरेस फील करती है और हड़बड़ी में ली से माफी मांग वहाँ से निकल जाती है। जब घर जाने का वक्त होता है तो रोज रियलाइज करती है कि उसकी मॉम का दिया वो नेकलेस तो गायब है। अब क्योंकि वो नेकलेस उसके लिए बहुत कीमती था तो वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर उसे नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता। अब एक आखिरी उम्मीद बाकी होती है जहाँ वो नेकलेस हो सकता है, और वो है ली के केबिन में, जहाँ रोज सुबह सफाई करने गई थी। रोज रिलेक्टेंटली दरवाजा 4 बार नॉक करती है, पर तब भी श्योर नहीं थी कि उसे करना चाहिए या नहीं। वो उसे अपने नेकलेस के बारे में पूछती है तो ली उससे कहता है कि खुद अंदर आकर चेक कर लो, पर उसे ठीक नहीं लगता तो वो बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रोज और उसकी एक मेट कलीग सीईओ के केबिन चेक करने आते हैं। फिर उसकी नजर टेबल पे रखे एक लेटर और कवर पे पड़ती है, और कवर में रोज का नेकलेस होता है जिसे ली ने संभाल कर रखा था, और लेटर पे लिखा था, क्या ये वही है जिसे तुम ढूंढ रही थी? रोज बहुत खुश होती है और रिटर्न में एक नोट छोड़ के चली जाती है जिसपे थैंक यू लिखा था। इन सब के बाद रोज अपनी मॉम से मिलने ओल्ड एज होम में जाती है। उसकी मॉम को भूलने की बीमारी थी, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए उन्हें यहाँ रखा जाता है। रोज उन्हें उस दिन के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसका नेकलेस ऑलमोस्ट खो गया था और कैसे उसे बाद में सीईओ से वो वापस मिल गया। रोज की मॉम कहती है कि अगर उसने तुम्हारा नेकलेस नहीं चुराया तो इसका मतलब उसका इरादा तुम्हारा दिल चुराने का है। ये सुनकर रोज हंसती है, पर वही हंसी आंसू में बदल जाते हैं जब उसकी मॉम वापस सब कुछ भूल जाती है। अगली कहानी है डोरमैन और कैथरीन की। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से जानते हैं। कैथरीन उस होटल में अपनी बेटी की शादी के लिए आई होती है, और इनकी बेटी और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाली जू यानी ह्यू की फियांस होती है। वैसे कैथरीन और डोरमैन पहले रिलेशनशिप में थे, पर किसी वजह से डोरमैन को जेल हो जाती है, तो कैथरीन के पेरेंट्स फोर्सफुली उसे किसी और से शादी करने के लिए कहते हैं और उसे उनकी बात माननी पड़ती है। कैथरीन डोरमैन से जेल पे भी मिलने जाया करती थी और कहती थी कि यहाँ से निकलने के बाद तुम भी किसी और से शादी कर लेना, और वो उसे यह भी कहती है कि अगर हम फिर वापस मिले और अगर हम दोनों सिंगल हुए तो हम फिर से शादी जरूर करेंगे, और दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। आज फिर इतने सालों बाद दोनों आमने सामने थे। कैथरीन डोरमैन को इमरॉस होटल में होने वाले क्रिसमस इवेंट पे इनवाइट करती है और वो मान भी जाता है। दोनों वहाँ खूब मस्ती करते हैं। एंड आखिरी किस्सा होता है जेई का, जो एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करता है, साथ ही वो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट भी है। इसकी लाइफ ऐसे बैड लक से भरी है कि कई अटेम्प्ट्स के बाद भी ना ही उसका सिलेक्शन हो रहा है, और ऊपर से इस वजह से इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे छोड़ देती है। इतने हार्ट ब्रेक्स के बाद जेई को लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं गया, उसकी लाइफ में जेई का कोई मतलब नहीं है, तो बंदा सुसाइड करने का प्लान करता है। एंड वो केमिस्ट शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है और वियर्ड बिहेव करने लगता है। केमिस्ट ऑलरेडी उसे नोटिस कर चुका था। फिर क्या था, वो अंदर आता है और पूछता है अगर कोई ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ले तो क्या वो मर जाएगा। केमिस्ट समझ चुका था कि जेई के मन में क्या चल रहा है, तो वो उसे कहता है कोई ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने से मरेगा तो नहीं, बट हाँ इनडाइजेशन, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक वगैरह जरूर हो सकते हैं। तो बंदा दूसरा प्लान बनाता है मरने के लिए। इस बार वो पेस्टिसाइड्स खरीदने जाता है एंड वो शॉपकीपर से पूछता है कैसे खाने से इंसान की जान जा सकती है, जिस पे वो रिप्लाई करते हैं ये बहुत ही महंगे हैं और इससे तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा, इससे अच्छा तुम सीधा रेड पॉइजन ही पी लो, एक बार में काम तमाम। विजय को ये तरीका ही पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ के एक पौधा खरीद के आ जाता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अगर हम मरना ही है तो ऐसे टूटे फूटे अपार्टमेंट में क्यों मरे, चलो लग्जरी मौत मरते हैं। यही सोचकर जय रहने चला जाता है इमरॉस होटल में। वहाँ फटाफट वो अपने मकान मालिक को कॉल कर कहता है कि मैं घर खाली कर रहा हूँ। मकान मालिक बिना एक सवाल किए उसे कहती है हाँ ठीक है, अच्छा ही है, क्योंकि बहुत लोग वेटिंग में हैं। अगले दिन जय पहुंच जाता है अपने सामान और पौधे को लेकर इमरॉस होटल, अपने लिए रूम बुक करता है। जय का प्लान था कि वो 31 के दिन अपनी लाइफ को एंड कर लेगा, इसलिए वो सबसे पहला काम सुसाइड लेटर लिखने का करता है, पर कोई भी लेटर उसे दमदार नहीं लगती, तो वो एक के बाद एक लेटर लिखता है और पुराना लेटर फेंकते जाता है। एंड इवेंचुअली हार मान के वो सो जाता है। फिर वो बेड के पास में रखे टेलीकॉम पे रैंडमली बटन प्रेस करने लगता है, जिससे कॉल कनेक्ट हो गया था इमरॉस होटल की वेकअप कॉल कर को, जिसका काम होता है सुबह सभी को उठाना। उसे पूछती है आपको कब अलार्म सेट करना है। जय को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है, तो उससे और बात करने लगता है एंड से सुबह 9:30 की टाइम देता है। एंड एज सेड जय को वेकअप कॉल कर 9:30 में उठा देती है और फिर से न सोने के लिए एक रिडल सॉल्व करने देती है। रिडल के जवाब ढूंढने के चक्कर में जय सच में नहीं सो पाता और पूरे दिन उसके जवाब में सोचता रहता है। एंड जब वापस वेकअप कॉल कर कॉल आता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे अपना आंसर बताता है, बट आंसर गलत था। फिर वेकअप कॉल कर उसे सही आंसर बताती है। अगले दिन रोज को जय का कमरा साफ करते वक्त जय का फेंका हुआ सुसाइड नोट मिलता है। रोज उसे देख के टेंस्ड हो गई थी और फौरन जाके इमरॉस होटल के अथॉरिटीज को ही दे देती है। टीम इसमें मीटिंग रखती है, इसमें डिसाइड होता है कि जय पे नजर रखी जाएगी और वो हर कोशिश की जाएगी कि वो सुसाइड न करे। वही काम सौंपा जाता है सुजैन को। इसके बाद वो रोज को भी उसी काम के लिए तारीफ करता है एंड थैंक यू बोलता है
एंड ये सुनकर रोज खुश हो जाती है। स्विच टू सुजिन। इमरोज होटल के रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर हर सैटरडे किसी न किसी साथ ब्लाइंड डेट पाता है, पर कोई भी लड़की उसके साथ नहीं मानती और वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। और सुजिन ये काफी वक्त से नोटिस करी थी। फिर वो वॉशरूम में किसी लड़की को कहते हुए सुन लेती है, जो लड़ते खाते हुए आवाज करता है, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सुजिन एक नोट पे सारे टिप्स के लिस्ट बना देती है एंड डॉक्टर को देती है, सो डैट इस बार उसकी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रहे। पर डॉक्टर टिप्स को फॉलो नहीं करता और बिल्कुल उसका उल्टा करता है। लेकिन सुजिन को समझ नहीं आता क्यों, एंड सामने बैठी ये बंदी भी वहां से उठ के चली जाती है। अब क्रिसमस का दिन आ जाता है और जिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयंग को देखने जाता है। आयंग को आइस स्केटिंग करता देख जिन उस पर से अपनी नजर हटा नहीं पाता और बस उसे देखते ही रह जाता है। आयंग के आइस स्केटिंग सेशन के बाद जिन के तीनों दोस्त एक एक करके उसे प्रपोज करते हैं, पर आयंग उन सबको रिजेक्ट कर देती है। फिर जिन को भी उनके साथ देख वो पूछती है, क्या तुम भी मुझे प्रपोज करने आए हो? जिन कहता है, नहीं, मैं तो बस इनके साथ यहाँ पे आया था, इन्हें सपोर्ट करने। कहीं ना कहीं आयंग जानती थी कि जिन भी उसे पसंद करता है, पर आसानी से कहेगा नहीं, क्योंकि वो भी अपनी बहन की तरह जल्दी कन्फेस नहीं करने वाला। तो आयंग उसे स्माइल करके मेरी क्रिसमस विश करती है, जिसे सुन के जिन के चेहरे पे एक अलग सी ग्लो आ गई थी। जिनका बिहेवियर इतना ऑब्वियस था कि उसके तीनों दोस्त को भी समझ आ जाता है कि जिन के दिल में भी आयंग है। वहीं यूं एक रेस्टोरेंट में सुजिन को अपनी फियांस जू से मिलने बुलाता है। दोनों काफी अच्छी तरह एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर जू को कॉल आ जाता है तो वो बाहर आती है। उतनी देर में यो सुजिन से एक हेल्प मांगता है। वो कहता है कि जू कुछ दिनों से उससे ढंग से बात नहीं करी, ऐसा लगता है उसके मन में कुछ है जो बताना नहीं चाह रही, क्या तुमसे पूछ सकती है इस बारे में? एंड कहे मुताबिक सुजिन जू से बात करती है कि क्या वो इस शादी से खुश है। इस पर जू बताती है, मैं तो हमेशा से खुश थी, बट यो ने मुझे कभी भी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया, तो मैं जानती नहीं कि उसे सच में शादी करने वाला है या नहीं। अब गर्ल्स कोड के अकॉर्डिंग सुजिन उसकी बात को अच्छे से समझती है और यो को जाकर बता देती है कि उसने क्या गलती की, इसकी वजह से जू का मुंह लटका हुआ है। एंड अब क्या था, यो सुजिन की मदद से जू के लिए प्रपोजल प्लान करता है, पर सुजिन उसकी हेल्प करने की जगह उसकी शादी तोड़ना चाह रही थी, इसलिए वो एक ऐसा प्रपोजल ढूंढती है जिसमें चांसेस रिजेक्शन के हाई हो, एंड दैट इज पब्लिक प्रपोजल विद रिंग इन द केक। बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है और जू को सब कुछ बहुत पसंद आता है। वो तुरंत यो को गले लगा लेती है और सुजिन का प्लान फ्लॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ वो अपनी डिफीट स्वीकार नहीं करती। अब क्रिसमस नाइट होती है और सीओ ली को कार से जाते हुए रास्ते में रोज दिखती है, जो एक बच्चे का बलून जो पेड़ पे फंस गया था उसे निकालने में हेल्प करी थी, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, जिसे देख ली उसके पास आता है, उसकी हेल्प करता है। बलून को उतारने के बाद ली उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? रोज कहती है, मैं चर्च जाने वाली थी। तो ली भी उसके साथ चर्च चला जाता है एंड दोनों साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं। उस दौरान ली छोटी छोटी गलतियां भी करता है, जिसे देख के रोज को बहुत हंसी आती है। वापस जाते हुए ली रोज को अपनी कार में लिफ्ट देता है और उसे कहता है, मैं फ्यूचर में परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर उसको अच्छा लगता है कि इसके साथ भी कोई है जो उसे खुश देखना चाहता है। मीनवाइल जब से होटल को पता लगा था कि जय जल्दी सुसाइड करने वाला है, तो सभी जुट जाते हैं उसे ऐसा करने से रोकने के लिए। होटल स्टाफ जय के कमरे में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है एंड वो उसे बताते हैं कि सर आप हमारे होटल के गेस्ट के लकी ड्रॉ जीता है, तो आपको हमारे होटल में एक वीक के लिए फ्री की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। इसी टाइम पर अगले साल और अभी के लिए आपको क्रिसमस फेस्टिवल में इन्विटेशन का कार्ड दिया जाता है, तो फिर मिलते हैं अगले साल। यही सोचता है अगले साल। उसे का ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है, बट एनी हाउ वो अपने आप को तैयार करता है क्रिसमस फेस्टिवल में जाने के लिए, जब गैंग अपना परफॉर्मेंस देने वाला था। बट एंट्रेंस के बाहर जे को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिख जाती है, वो भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बॉयफ्रेंड जे को प्यार से धमकी देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि हॉल में मौजूद सभी लोग गैंग का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे, बस ये अकेला पूरी रात रोता ही जाता है। फेस्टिवल में कैथरीन और डोरमैन भी साथ होते हैं एंड वहाँ सुजिन इसी सोच में डूबी थी कि आखिर जेई को सुसाइड करने से वो कैसे बचाए। काफी दिमाग लगाने पर उसे एक आइडिया आता है, तो वो चाहे अपने भाई को बनाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि जिन पानी में डूबने की एक्टिंग करे ताकि जेई उसे देखे उसकी जान बचाए, इससे उसे जीने की वैल्यू समझ आएगी। तो इन अकॉर्डिंग टू द प्लान जिन स्विमिंग पूल में कूद जाता है और डूबने की एक्टिंग करता है। जब जेई को उस पर ध्यान जाता है तो जे भी पूल में कूद जाता है और जिन को बाहर निकालता है। सीपीआर देने पर भी जब जिन नहीं उठता तो जे उसके मुंह में हवा भरता है। इतने में जिन फौरन उठ जाता है और सुजिन भी स्टाफ मेंबर्स के साथ स्विमिंग अरेना में आ जाती है और जैसे उसकी भाई की जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। रात में जे फिर से वेकअप कॉल कर से बात करता है और इस पर उसका रियल नेम पूछता है, पर कंपनी के प्रोटोकॉल्स के कारण वो उसे अपना असली नाम नहीं बता पाती। अभी तक तो जे के मन में वापस मरने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। डोरमैन कैथरीन को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और वो आया करते थे। उसे बताता है कि मेरी वाइफ अब मेरे साथ नहीं है, पर पता है उसे जाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट लाइफ में भी शादी करेंगे। कैथरीन समझ आती है कि डोरमैन उसे इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है। वो कहना चाहता है कि वो शादी नहीं कर सकते, पर उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ली जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो वो मैनेजिंग स्टाफ को रोज से कुछ कहते हुए सुन लेता है। वो रोज से कहती है कि तुम आज से नीचे फ्लोर्स पर काम करोगी और सीईओ का रूम कोई और साफ करेगा। उन्हें इंटरप्ट करता है। वो रोज से पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा तो आज ऑडिशन है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसका हाथ पकड़कर
वो उसे अपने साथ ऑडिशन में लेकर जाता है। रोज जजेस के सामने परफॉर्म करती है, पर जब वो बाहर आती है तो उसका मुंह लटका हुआ था। ये उसे चेयर अप करने के लिए कहता है कि चिंता मत करो, तुम ऑडिशन में ज़रूर पास होगी और सिलेक्ट भी हो जाओगी। इस पर रोज कहती है, मैंने अपनी लाइफ में कई सारे ऑडिशंस दिए हैं, मैं जजेस के शक्ल से ही समझ सकती हूँ कि वो मुझे सिलेक्ट करने वाले हैं या नहीं। एंड ये सुन ली उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। तभी रोज उसे रुकते हुए कहती है कि मैं इमरोज होटल की मामूली वर्कर हूँ, मेरे एक दिन काम मिस करने की वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है, और जो आज आपने किया वो मेरी जॉब के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मुझे आपकी तरह कोई ट्रॉमा नहीं है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कमज़ोर होना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझसे दूरी बनाए रखें। उसके बाद दोनों में दूरी आ जाती है। अब गैंग की कहानी पे वापस आए तो जिस कंपनी में गैंग करेंटली इनरोल्ड होता है उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला था। इसी का फायदा उठाते हुए मिस्ट कंपनी बाहर गैंग से उसकी कंपनी ज्वाइन करने की अपील करती है, पर हुन इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि गैंग के डेब्यूट से पहले भी मिस्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, पर तब उन्होंने गैंग को बहुत इंसल्ट किया था और हुन का उनसे झगड़ा हो गया था। और वो गैंग का कुछ भी बताता नहीं है ताकि उसे बुरा न लगे। पर आज गैंग के हाथ में मिस्ट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को देख उनको लगता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वो मिस्ट कंपनी के ओनर से जाके मिलता है और उनसे कहता है कि गैंग का ख्याल रखना, उसे वैरायटी शोज पसंद नहीं है, उसे वहाँ पर लेकर मत जाना, और उसे अपने गाने खुद लिखने पसंद है, तो तुम उसे फोर्स भी प्लीज मत करना। और रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं सुजन हियोजू के वेडिंग फोटोग्राफ्स देखकर उदास बैठी थी, पर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका एक हील अटक जाता है। एंड जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसका हील टूट गया था, एंड इस वजह से वो दूसरा हील भी तोड़ने की कोशिश करती है। काफी फोर्स लेने के बाद भी वो हील नहीं टूटता, तो उसकी हेल्प करने आता है वही डॉक्टर जो हर सैटरडे ब्लाइंड डेट पे आया करता था। सुजिन उससे पूछती है, आज तो सैटरडे नहीं है, फिर आप यहाँ कैसे? डॉक्टर कहता है, आज मैं किसी खास वजह से यहाँ आया था। डॉक्टर सुजिन की मीटिंग काफी प्रिसाइज होती है एंड वो उसकी हेल्प करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिन स्विमिंग पूल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी उसके तीनों दोस्त से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे बिहाफ पे आयंग को कह दिया है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, अपने दिल की बात करना चाहते हो, क्योंकि हमें पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो, तो जाओ अपना चांस आजमाओ और उसे कह दो कि तुम उसे लाइक करते हो। उधर कैथरीन डोरमैन को मिलने बुलाती है और उसे कहती है, मैं वापस उस लेक के पास आई थी और मेरी तुम्हारी वाइफ से बात भी हुई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि तुम अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह हो। तो मैंने उसे एक प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारा तब तक ध्यान रखूंगी जब तक तुम एक एडल्ट नहीं बन जाते, और जब ऐसा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस उसकी वर्ल्ड में छोड़ आऊंगी। पता है तुम्हारी वाइफ ने इसका जवाब भी दिया। डोरमैन सुनकर हंसने लगता है और पूछता है, अच्छा उसका जवाब भी आया? जवाब था क्या? कैथरीन कहती है कि अगर 31 को स्नोफॉल होती है तो इसका मतलब उसे मेरा प्रपोजल मंजूर है। मीनवाइल सीईओ ली अपनी मैनेजर को बुलाता है, उसे पूछता है क्या किरोज आज के उसके कमरे में साफ सफाई करने क्यों नहीं आती? जिसमें मैनेजर बता रही थी किसी ने उसे आपकी कार में आपके साथ देख लिया था, तब से आपके और उसके होटल में रूमर्स फैल रहे हैं जो कि आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। जिस पे ली कहता है, मैं बस अपनी एम्प्लॉय को लिफ्ट दे रहा था, इसमें गलत क्या है? मैनेजर कहती है, गलती आपकी नहीं बल्कि रोज की है, उससे आपको मना करना चाहिए था, वो अपनी जगह भूल गई थी। ली को वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन पे ध्यान देना चाहिए, इन सब पे नहीं, तुम बहुत इमोरल एक्ट कर रहे हो। और फाइनली 31 यानी साल का आखिरी दिन आ जाता है। वही फॉर्चून टेलर डोरमैन से कहता है कि पहली बार जब मैं आया था तो मैंने आपके साथ आपकी वाइफ को देखा था, पर अजीब बात यह है कि मुझे वो आज नहीं दिख रही। इसका मतलब उन्होंने आपको जाने देने का फैसला कर लिया है। इसी बात से डोरमैन को अपना जवाब मिल जाता है, पर वो फिर भी स्नोफॉल होने का इंतजार करता है। गैंग और हुन काम के लिए निकल रहे होते हैं, तभी गैंग उसे कहता है कि अब तुम्हें ये गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। तो हुन को लगता है कि अब गैंग को नई कंपनी मिल गई है, तब उसे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो उनसे कार की कीज थमाकर वहां से रोते हुए जा रहा था। तभी गैंग उसे पूछ कर रुकता है और पूछता है, नई गाड़ी छोड़कर जा कहाँ रहे हो? ये बोलकर वो उसे नई कार की कीज देता है। हुन पूछता है, तुम मिस्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करे? गैंग कहता है, मैं ऐसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकता हूँ जिससे मेरी परवाही ना हो। हुन ये देख कि गैंग उसे छोड़कर नहीं जाने वाला बिल्कुल हैरान रह जाता है और साथ ही बहुत खुश भी। एंड इसी तरह इनकी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आज के दिन हियोजू की शादी होती है और सुजिन एंड बैंड उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाते हैं। सुजिन इस सॉन्ग के जरिए एक आखिरी बार अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाह रही थी और तभी बाहर स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। डोरमैन अब 100% कंफर्म हो चुका था और भागकर बंदर हॉल पे जाता है। कैथी उसे स्नो में कवर्ड देख बहुत खुश होती है और इसी तरह इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हाई स्कूल में जिन पूरी स्कूल के सामने आयंग को प्रपोज कर देता है, तो आयंग उससे पूछती है, मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा? विजन उसे एक और बार चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? और आयंग हाँ करती है। एंड इनकी भी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो गई थी। इधर जय थैंक्स गिविंग के लिए वेकअप कॉल कर को फ्रूट्स भिजवा देता है और वापस अपने रूम की तरफ जाते वक्त उसे पता लगता है कि होटल स्टाफ
अब तो उसके लिए जो भी कुछ कर रहे थे वो उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए कर रहे थे। ये देखकर वो सीधा टेरेस की तरफ भागता है और सुजैन को जब इस बात की खबर लगती है तो वो भी शादी छोड़ के टेरेस की तरफ आती है। वहीं दूसरी तरफ वेकअप कॉल गर्ल को जे का भेजा हुआ गिफ्ट मिलता है, उसके साथ जे के सुसाइड की खबर भी। तो वो उसे रोकने टेरेस पे पहुंच जाती है एंड उसे रोकते हुए कहती है, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन ये सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप कर देता है और उसे अपने गले लगा लेता है। सीईओ बोर्ड मीटिंग में ली डिक्लेयर करता है कि वो ईस्टर्न कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा क्योंकि उन्होंने एमरॉस होटल के एक वर्कर को निकालने की बात की थी। इसमें सारे बोर्ड मेंबर्स नाराज हो जाते हैं, बट सीईओ को क्या ही फर्क पड़ रहा था। फिर वो सीधा जाता है रोज के पास और उसे अपने साथ आने के लिए पूछता है। रोज कहती है कि सब हमारे बारे में ही बात करें, और तो और यहाँ के लोग तो अब मुझे गोल्ड डिगर भी बुलाने लगे हैं। तो इस पे ली कहता है, मुझे भी वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ देर पहले इमोरल बुलाया था। वैसे इमोरल और गोल्ड डिगर की जोड़ी क्या खूब जमेगी, है ना? इस फिरोज हंस पड़ती है और ली की बात से बिल्कुल सहमत होती है कि उन्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए और कहती है ना हमारी जोड़ी एकदम फैंटास्टिक। वे दोनों होटल के बाहर जाते हैं और पहली बार किस करते हैं। उनकी भी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लिफ्ट में सुजैन और ह्यू साथ आ रहे होते हैं। तभी सुजैन उसे इवेंचुअली कन्फेस करती है और कहती है, मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करती थी, बट मैंने सोचा तुम मुझे आके प्रपोज करोगे, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो ये उसे कहता है, तुम मेरे लिए हमेशा से स्पेशल थी एंड अब भी हो, पर अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश हो। और फिर दोनों गले मिलते हैं, उनके बीच काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है। एंड में सब साथ में एक न्यू ईयर काउंटडाउन करते हैं एंड वहाँ पे सभी अपने अपने चाहने वालों के साथ थे सिवाय सुजैन की। वो वार फायरवर्क्स को देखने के लिए निकलती है और पाती है डॉक्टर भी उसके साइड में खड़ा फायरवर्क्स को देख रहा था। तो फाइनली डॉक्टर भी कन्फेस कर लेता है कि मैं हर एक सैटरडे ब्लाइंड डेट्स के बहाने बस तुम्हें ही देखने आता था। तो क्या तुम इस बार मेरी एक्चुअल वाली ब्लाइंड डेट बनना चाहोगी? और थोड़ा सा सोचने के बाद सुजैन उससे हाँ कर देती है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।